करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट पर दावेदारी कर रही है, जिसे लेकर प्रदेश प्रभारी के राजू के साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू विक्रमार्क ने मुलाकात की और माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए सीएम हेमंत सोरेन की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री आवास पर राज्यसभा चुनाव पर चली लगभग 2.5 घंटे मैराथन मीटिंग का कोई अंतिम फैसला नहीं निकला। कांग्रेस दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट की मांग रखी। मुलाकात के दौरान दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम और गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय करने पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव, इसके बाद असम चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनावों के क्रम में दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, जिसे इस बैठक के जरिए दूर करने की कोशिश की गई है। ये है बीजेपी को हटाना, ये गठबंधन का कैंडिडेट दोनों को जिताना। इसी पर ऑनरेबल सीएम ने कहा वो बात पर सोचेंगे अगले दिनों में क्या करना, नेक्स्ट 1 or 2 डेज में वो भी सोच के हमको डिस्कस करके हमारा हाईकमांड से बात करेंगे। उस देन हमको पता चलेगा क्या होगा। राज्यसभा इंडिया गठबंधन, we have to win both the seats, for which we had a long discussion, a fruitful discussion. We will come back to you with some proper. केवल एक चीज तो नहीं है कि केवल 28 है कहीं पर जाके पटक देना है। आज कांग्रेस की तरफ से आप लोगों की तरफ से ये बातें रखी गई कि एक सीट आप लोगों की तरफ से आपके नहीं, बिल्कुल ये सब बातें हुई है, सारी बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। दोनों लीडरशिप आपस में वार्ता कर रहे हैं। एक औपचारिक वार्ता के लिए प्रदेश कमेटी हम तमाम लोग भी यहाँ पे शरीक हुए हैं और निश्चित तौर से उम्मीद किया जा रहा है कि दोनों सीट हम इस बार झारखंड से दोनों सीट हम जीतेंगे। खबर गढ़वा से, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में बेटी की शादी से इनकार करने पर पिता निर्मल सिंह ने गुस्से में आकर बेटी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और राजस्थान फरार हो गया। केतार थाना पुलिस ने क्षत-विक्षत अवस्था में शव बरामद किया है। 19 मई को परती कुशवानी गांव निवासी निर्मल सिंह के घर से बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद जांच में घर में किशोरी का शव मिला। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छापेमारी की जा रही। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी राजस्थान से जमानत के लिए गढ़वा आने वाला है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 19/5/2026 को केतार थाना क्षेत्र के परती कुशवानी गांव में एक बंद कमरे घर से एक काफी दुर्गंध आ रही थी। इसकी सूचना केतार थाना को दी गई थी। थाना के द्वारा जब घटनास्थल पर पहुंचा गया और देखा गया कि घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, तो दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करवाई गई। उसके बाद उस घर के मालिक के बेटे को बुलवाया गया, उनके सामने दरवाजा खोला गया तो एक लड़की उम्र लगभग 17 वर्ष का सड़ी गली अवस्था में मृतका के पिता निर्मल सिंह के द्वारा ही उसकी हत्या की गई। जब निर्मल सिंह की खोजबीन की गई तो पता चला कि वो घटना कारित करने के बाद राजस्थान चले गए हैं। दिनांक 27/5/2026 को थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि ये निर्मल सिंह झारखंड आ चुके हैं और कोर्ट में अपना जमानत करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर इन्हें खरौंधी एवं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ की गई। इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। और गुमला से बड़ी खबर है। गुरुवार से लापता बच्चा बरामद हो गया है। बाजार में मां से बिछड़ा था मासूम। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। चैनपुर साप्ताहिक बाजार से बच्चा लापता हो गया था। जानकारी के अनुसार ग्राम चैनपुर पकरी टोली के अमरूजूस लड़का ने अपने बेटे ओमस लकड़ा को बाजार में उसकी मां के पास पहुंचा दिया था। इस दौरान
भीड़भाड़ में बच्चा अपनी मां से अलग हो गया और भटकते हुए बस स्टैंड होते हुए प्रेमनगर खोफा टोली पहुंच गया। खोफा टोली पहुंचने पर ग्रामीणों को बच्चे की गतिविधि संदिग्ध लगी। पूछताछ करने पर बच्चा अपने घर और परिजनों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए बच्चे को अपने घर में बैठाया और तत्काल इसकी सूचना चैनपुर थाने को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया है। सब्जी बेचने के लिए बेच रही थी उस समय। हाँ। तो बच्चा कुछ देर था वहाँ। उसके बाद में कुछ खाने की बातें हुई तो मम्मी उसकी खरीद दी जी, और फिर खाया। उसके बाद में इधर उधर होने से के कारण वह भटक गया जी। उसके बाद कुछ देर के बाद में पुलिस का हाथ लगा बच्चा पर, और फिर से मैं इस बच्चे को पुलिस थाना से मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरुजुस लकड़ा है। बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का नाम अमोस लकड़ा। खबर धनबाद से, जहां करतास थाना क्षेत्र के छाताबाद से 27 मई को हुई मारपीट और फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस घटना में 22 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गोली लगने से घायल हुए 2 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। जांच के दौरान विकास बजरंगी और अमित यादव के बीच पुरानी रंजिश का मामला सामने आया। इसी रंजिश के कारण दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ा, जिसके बाद मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त आनंद यादव, विवेक ठाकुर और करण दास को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। जो आपसी वारदात होते हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। मिलने के बाद 2 खोखे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा गोली जो कि पिस्टल के अंदर था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और बाकी हम लोग जो चोटिल हैं उनके जो निकले हैं, उनके पास से जो बुलेट निकले हैं उनकी भी जांच हम लोग अच्छे से कराएंगे। और इस तरह से हम लोग इसको तकनीकी जांच करके और अपराधियों को हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। और जमशेदपुर में एसबीआई से सुरक्षा कर्मियों को अचानक हटाए जाने पर विरोध किया गया, जहां आज जिले के उपायुक्त कार्यालय के पास जिले के 140 सुरक्षा कर्मियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धरना दिया। वहीं एसबीआई के नए एजेंसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक संजीव सरदार भी उनके समर्थन में खड़े हुए। सभी ने उपायुक्त से मुलाकात कर जल्द से जल्द सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस नौकरी देने की मांग की। मांग के लेकर धरना दे रहे हैं। 10 से 15 साल हम लोग को हो गया ड्यूटी में रहते हुए भी। अचानक हम लोग एसबीआई 1 तारीख से बैठा दिया बिना नोटिस का। सीआईएसएस आया है नया कंपनी में। हम लोग WWSO कर्मचारी में हम लोग काम करते थे। एसबीआई बिना अच्छा हम लोग कोई कर्मचारी हम लोग करके WWSO हम लोग कंपनी कोई हम लोग का लेटर नहीं दिया। देखिए एसबीआई के जो एटीएम के गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है, उन लोगों को बिना नोटिस का बैठा दिया गया है। इन लोगों ने 2 दिन पहले हम लोग से कांटेक्ट किया। हमने अपने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से बात किया, उनको नैतिक समर्थन देने का हम लोग ने पीड़ा उठाया। इनके साथ हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा तन मन धन से खड़ा रहेगा। जब तक इनको सम्मान इनके पोस्ट पे वापसी नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये लोग गार्ड का काम करते थे। गार्ड के तहत कोई बैंक में, कोई एटीएम में काम करते थे। अभी नया एजेंसी आने के बाद इन लोग को हटाने का काम कर रहा और इन लोग से ज्यादा 30-40 हजार पैसा डिमांड किया जा रहा है। ऐसे में कैसे देंगे ये लोग? और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर घुसपैठ और स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसी तरह प्रक्रिया पूरी होने के बाद झारखंड में भी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग वापस जा रहे हैं। अब वो सारे के सारे नेता लोग अब उनके मुंह में बिल्कुल ताला लग गया। जो लोग पहले कह रहा था कि हाँ घुसपैठ, झारखंड में भी घुसपैठ है। भाई झारखंड सुरक्षित कहीं नहीं है, सब जगह घुसपैठ। हमारे तो अभी मोबाइल में मेरे पास आंकड़ा है और सबसे अधिक जो पॉपुलेशन घटा है घुसपैठियों के कारण, जो डेमोग्राफी बदला है संथाल परगने में लगभग 16% आबादी आदिवासियों की कम।
जो 1951 में थी। और वहीं पर जो मुसलमानों की आबादी उस समय जो 8-9% थी, आज वो काफी बढ़ गए। तो ये साफ दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमको पहले से विषय को उठाते रहे आंकड़ा के साथ, और कोई मेरा आंकड़ा नहीं, सेंसस का आंकड़ा, और सेंसस भी कोई बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं कराई, क्योंकि बीजेपी तो 2014 में मोदी जी के नेतृत्व से था। भारत सरकार की सेंसस 1951 का देख लीजिए, 1961 का देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, और लास्ट में जो 2011 का सेंसस था देख लीजिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से डेमोग्राफिक बदला। अगर उनको लग रहा है कि सरकार को बाबूलाल मरांडी गलत बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर भी एफआईआर करनी चाहिए। हम तैयार हैं जनता के हित के लिए लड़ने के लिए। तो लोग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बयानबाजी तो हम लोग करते हैं भाई, उनके पास तो सरकार है। किसी थाना में एफआईआर करे, पुलिस आकर के हमको ले जाए, हमको क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार के लोग भी बयानबाजी करेंगे तो अपोजिशन का काम तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए ना, तो अपोजिशन का काम करना। और सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी हाईकोर्ट को 3 महीने के भीतर लंबित फैसला सुनाने का निर्देश दिया है और फैसले को सुनाने में देरी रोकने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है। देरी का मामला शुरुआत में झारखंड हाईकोर्ट में आया था, लेकिन देश भर में हाईकोर्ट में अब इसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा। पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। पिछले कुछ समय पहले झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई थी कि वहां पर बहुत सारे मामले पिछले काफी समय से लंबित पड़े हैं। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के बेंच ने एक बड़ा निर्णय लिया है और कहा है कि इस मामले में इस तरह के जो तमाम देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स हैं, बाकायदा उनको ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, जल्द से जल्द उस मामलों पर फैसला लेना होगा, जिससे कि लंबित मामले का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसी मामले पर आज विशेष तौर पर बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट मल्लिका अग्रवाल जी हैं। मैम, मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देश के तमाम हाईकोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से आज चीफ जस्टिस के द्वारा निर्देश दिया गया है और जल्द से जल्द इस मामलों को निपटारा करने का बोला गया है? देखिए, ये गाइडलाइंस बेसिकली ये एड्रेस करती हैं कि जजमेंट रिजर्व होने के बाद भी कई बार टाइमली जजमेंट प्रोनाउंस भी नहीं हो रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट के अंदर 10 कॉन्विक्ट्स की क्रिमिनल अपील सुनने के बाद 3 साल तक जजमेंट नहीं आया। तो 3 साल तक ये कॉन्विक्ट यही सोच रहा है कि मेरी अपील में मैं गिल्टी हूँ नहीं हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया रिट पिटीशन में, तो उन्होंने देखा ये लार्जर इशू और भी हाई कोर्ट्स में अगर है तो वो एड्रेस करना चाहेंगे। एंड Supreme Court also recognized the workload that the high courts have, the difficulty that the judges are also facing in managing the roster. बट एक पॉजिटिव स्टेप लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट से डेटा मंगवाया और ये डायरेक्शंस इशू करी है कि कोशिश की जाए कि 3 महीने के अंदर जजमेंट रिजर्व होने के बाद जजमेंट दी जाए। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि प्रायोरिटी दी जाए पर्सनल लिबर्टी मैटर्स को, विच इज आई थिंक अ वेरी गुड स्टेप। 3 महीने के अंदर जवाब देना होगा। 3 महीने एक हार्ड एंड फास्ट ये एक डायरेक्शन में दिया कि कोशिश करनी चाहिए 3 महीने के अंदर। सो दैट्स द डायरेक्शन एंड प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू पर्सनल लिबर्टी मैटर्स। सो दैट इज द डायरेक्शन इशूड। अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है, जिसमें और भी डायरेक्शन जो सीजीआई ने पास करी है वो आपको देखने को मिलेंगी, विच आर अ वेरी गुड पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से देखा जाए हाईकोर्ट का जो मसला है, इन हाईकोर्ट के इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए, निश्चित तौर पर इसका एक अच्छा असर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। कमलदेव सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। रांची से बड़ी खबर है, नक्सली संगठन पीएलएफआई पर दबिश डाली गई है। 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार के साथ नक्सली अमृत होरो गिरफ्तार हुआ है। 16 साल से नक्सली संगठन में शामिल था। धमकी देने, अवैध वसूली का आरोप, नक्सली पर 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए। रांची से बड़ी खबर है, नक्सली संगठन पीएलएफआई पर दबिश दी गई। 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। हथियार के साथ नक्सली अमृत होरो गिरफ्तार कर लिया गया। 16 साल से नक्सली संगठन में शामिल था। धमकी देने, अवैध वसूली का उस पर आरोप था। नक्सली पर 50 से अधिक मामले दर्ज है।
पीएलएफआई का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी भी है। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये पीएलएफआई को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है, और इसके बाद अब पीएलएफआई पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो कुछ एक हाल फिलहाल में धमकियों का भी जो सिलसिला एक चालू हुआ था, वो भी, उस पर भी इसी के साथ जो है रोक लग जाएगी। और दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासी महापुरुषों और वीरांगनाओं के सम्मान को मिटाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि किसी संस्थान से महापुरुष का नाम हटाना समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। अब वह सरकार आदिवासी इतिहास और संस्कृति को कमजोर करने का काम कर रही है, जिसे समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर नहीं होगा, ये नाम फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का नाम पर 30 जून के पहले तक ये नाम को बदल देना चाहिए, नहीं तो यहाँ इस इलाका तमाम माझी हड़म सब आएगा, प्राणिक सब आएगा और उसको नाम को चेंज कर देगा। अभी क्या आश्वस्त किया गया आपको? यह कोई बिल्डिंग बनाने वाला कोई सुपरवाइजर या इंजीनियर, ये हम लोग को यही बोला था लिखने के लिए, इसलिए लिख दिया हम लोग। अब बोला इसको बदल ये। और दुनिया भर के कई देशों में इबोला वायरस को लेकर बढ़ती सतर्कता के बीच झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी। इस संक्रमण से निपटने के लिए रिम्स और सदर अस्पताल को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि सभी डॉक्टर रिम्स में तैयार हैं। अब तक कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं इसकी गंभीरता को देखते हुए रांची एयरपोर्ट पर भी जांच की जा रही है। अफ्रीका के ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों की जांच की जा रही है। घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात कि इबोला वायरस अभी भारत में नहीं आया है, लेकिन वायरस ऐसी चीज़ है, इतना छोटा चीज़ है कि वो कब कहाँ से आ जाएगा किसी भी देश में ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए सारी जगहों पर, सारे एयरपोर्ट्स पर, रांची एयरपोर्ट पर भी हम लोग मीटिंग और ट्रेनिंग भी किए, और साथ ही साथ हम लोग सभी जगह अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस तरह से लोग सारे तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस इंडिया में अभी तक पता नहीं चला है, और पूरे भारत में जांच की व्यवस्था सिर्फ एनआईवी पुणे में ही है। खबर हजारीबाग से, जहां इचाक प्रखंड के अंबाटांड और आरा गांव के सीमावर्ती जंगलों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में जंगल की ओर दौड़े और बिना किसी विशेष संसाधन के घंटों कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक गर्मी के मौसम में महुआ चुनने के दौरान जंगलों में आग लगाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसा है कि हर साल में कहीं न कहीं आग लगती है और किसी जनता के द्वारा आग लगा दिया जाता है, लेकिन ये डाढ़ा पंचायत के आरा गांव एवं अंबाटांड के बीच में जो जंगल है, उस जंगल में आग लगी। अब ग्रामीणों ने बहुत मेहनत से झाड़ियों से उसकी बुझाने का काम किया, मैं उसका प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर वैसे परिस्थिति में अगर प्रशासन का अगर सहयोग रहे, वन विभाग का सहयोग रहे, तो जीव जंतु एवं पर्यावरण का भी लाभ मिलेगा और बचाव होगा। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां एक अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। मौत के बाद 2 लाख रुपए बकाया होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने शव को रोक दिया। पीड़ित परिवार शव सौंप देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्हें शव नहीं दिया गया। अंत में बीजेपी के नेता विमल बैठा के नेतृत्व में परिवार ने अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने 2 लाख के बिल माफ कर मरीज को शव को रिलीज कर दिया है। बॉडी को लेके जा रहे हैं और बहुत सुबह से हम लोग हल्ला गुल्ला करते हुए कि ये गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा,
वो जो कमाने वाला था वो तो चला गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, घर सोना गिरवी सब कर दिए। उसके बाद वो सीसी और आईसीयू में टीएमएच में इलाज करा पाए, मगर 2 लाख के लिए कल से सब पड़ा हुआ था। आज हम लोग सुबह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, अभी जाकर डेड बॉडी हम लोग को रिलीज हो गया गया। 1 रुपया भी हम लोगों ने जमा नहीं किया है। और धनबाद में बारिश से एक और जहां मौसम खुशनुमा हो गया तो दूसरी तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए जगह जगह जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया अस्थायी टेंट शेड अब आंधी बारिश में धराशायी हो गया। रणधीर वर्मा चौक पर दोनों तरफ का टेंट शेड आंधी बारिश में गिर गया। इस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। ये हमारे रणधीर वर्मा चौक में डीसी साहब द्वारा लगाया गया था, जो यात्रियों को किसी तरह का परेशानी नहीं होता, लेकिन भारी बारिश के कारण आज ये गिर गया और हम लोग जवान सारा मिलके ताकि किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो और हम लोग मिलके हटाए और फिर ट्रैफिक को क्लियर किए। दोनों तरफ से गिर गया है, उधर पुल के तरफ से भी, इधर भी गिर गया है। हम लोग सारा मिलके और जो जाम लगी थी वो रोड से हम लोग सारा क्लियर किए। वरीय को सूचना दे दिए और अपना वरीय को ट्रैफिक ग्रुप में भी डाल दिए कि ये गिर गया है। और बोकारो में हुई जोरदार बारिश ने जहां लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत दी है, तो वहीं शहर के कई इलाकों में जलजमाव की गंभीर समस्या पैदा हो गई। बारिश के बाद नगर निगम क्षेत्र हो या बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र, लगभग सभी जगहों पर सड़कों और गलियों में पानी भरा रहा। इससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुआ, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन को तो राहत महसूस हुआ है, लेकिन जलजमाव का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चाहे बोकारो स्टील सिटी एरिया सेक्टर 12 मोड़ हो या 2 के एरिया में हो, चाहे विभिन्न सेक्टरों में जलजमाव काफी अधिक देखा जा रहा है। वहीं अगर चास नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां जलजमाव देखा जा रहा है। जलजमाव के कारण जो है लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। हम कह सकते हैं कि प्रशासन, चाहे वो बोकारो स्टील प्रबंधन हो या फिर नगर निगम हो, ड्रेनेज सिस्टम को बरसात से पूर्व अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो इसी प्रकार की स्थिति होगी। आज पहली बारिश है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जलजमाव से लोग परेशान भी हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो।